वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 99 न्यूज़ के साथ मैं हूँ नाहिदा शुभ और आप देख रहे हैं डायलॉग 99 विद साजिद भाई। नाज़रीन, आपको पता है कि हम हर रोज़ एक नए इशू के साथ आपके साथ में हाजिर होते हैं और मुख्तलिफ इशूज़ पे पाकिस्तान के हम बात करते हैं। कराची के जो चल रहा होता है, आपको पता है, बिजली, बारिश, पानी, महंगाई, बेरोज़गारी, हर टॉपिक पे हम रोज़ाना बात कर रहे होते हैं। आज भी एक ऐसी इशू को लेकर हम आपके सामने हाजिर खिदमत में और आज जो हमारा इशू है वो है मुख्तलिफ इशू पे बात करेंगे, लेकिन जो मेन है वो बिजली। जैसे कि आपको पता है कि हुकूमत ने इंडिया दे दिया है कि जी बिजली सस्ती हो गई है। अब ये कहाँ तक सच्चाई है, इसमें कहाँ तक अमल किया जाएगा, कितने दिनों तक, इस पर बात करेंगे हम हमेशा की तरह। हमारे साथ आज भी मौजूद है हमारे सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार साजिद साहब। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर उनको ज्वाइन करते हैं और इनसे ही पूछते हैं कि जी हुकूमत की ये बात कहाँ तक सच है और कितने दिन तक इस पर अमल करा। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और साजिद भाई, आपको जैसे पता है, हाँ साजिद साहब, साजिद भाई बोलते हैं तो मुझे भी चाहिए। साजिद साहब, जैसे कि आपको पता है कि आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं बिजली, और मेरे ख्याल से बिजली का वो आलम है कि पूरी 24 घंटे बिजली रहती नहीं घरों में, और लेकिन जब बिजली का बिल आता है तो मेरे ख्याल से कमज़ोर दिल वाले तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जितना बिजली का रेशो यहाँ पे आजकल चल रहा है। तो ये मैंने जो भी सवाल आपसे किया है कि हुकूमत ने अंदिया दे दिया है कि बिजली सस्ती कर दी जाएगी, ये अफवाह है या वाकई सच्चाई पे मबनी है? नहीं, बिल्कुल, इसमें मौजूदा हुकूमत का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ ने अगर कोई काम किया है इस दौरान। बहरहाल देखें, बात यह है कि हमारी अपोजिशन जमातें जो हैं वो हमेशा हर दौर में एक दूसरे के खिलाफ जो है हर्ज़ सराई करती रहती है, और उनका हक भी बनता है कि अगर कोई हुकूमत जो है वो गलत काम करे तो उसका हक है अपोजिशन का उसकी निशानदेही करे, उसको क्रिटिसाइज़ करे और उसकी इस्लाह के लिए उसको बाकायदा उसका साथ भी देना चाहिए। ये लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हमारे यहाँ साथ नहीं दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ तनकीद की जाती है। तो ये बात कहीं गलत है। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने जो वादे किए थे, मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो पूरे करने जा रही है। क्या अभी गुज़श्ता रोज़ तमाम कंपनीज जो IPPs हैं, जो निजी पावर कंपनियां हैं, उनके तमाम नुमाइंदगान को इकट्ठा करके, उन कंपनियों के मालिकान को इकट्ठा करके हुकूमत ने एक MOU साइन किया है। तो MOU साइन किया है जिसको मुफाहमत याददाश्त कहा जाता है। यानी ये अभी बाकायदा एग्रीमेंट नहीं सूरत इख्तियार की इसने, अभी MOU है कि एक मुफाहमत की पेशकश। ये हम दोनों पार्टियां जो हैं, हुकूमत और IPPs कंपनी जो है, वो इस बात पे मुत्तफिक है कि जो हुकूमत कहती है उस पर हम अमल दरामद करेंगे। तो इसका बाकायदा मुआहदा भी हो जाएगा। दरहकीकत मसला ये है कि साबका जो दो अदवार रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत रही है, इस दौरान IPPs इंट्रोड्यूस करवाई गई, क्योंकि पाकिस्तान का जो एक अदारा था वो 2 डैमों से बिजली हासिल करता था। उसका नाम है वापडा, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो वापडा का काम ये था कि वो रिसोर्सेज तलाश करता था और रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए उसके लिए कोशिशें करता था। वो एक मुनज़्ज़म अदारा था। अब चूँकि पाकिस्तान के पास 2 डैम थे, एक तरबेला डैम था और एक मंगला डैम था। अब जो पाकिस्तान में एनर्जी की कंजम्पशन जो है बढ़ती गई, तो जाहिर सी बात है हमारी प्रोडक्शन जो थी वो कम होती चली गई। उसके साथ साथ फिर वापडा ने कुछ छोटे प्रोजेक्ट लॉन्च किए, जेलन विलन प्रोजेक्ट है, दीगर प्रोजेक्ट है, इस तरह के और छोटे छोटे डैम बना के, कादराबाद डैम और छोटे छोटे डैम मुख्तलिफ मतलब सूबों में उन्होंने छोटे छोटे डैम बना के काम किया। लेकिन गुज़श्ता दौर में जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो तमाम, बल्कि पीपल्स पार्टी के दौर में ये आगाज़ हो चुका था जब बेनज़ीर भुट्टो साहब की पहली हुकूमत 1988 में आई, तो उस वक्त
बड़ी कमी महसूस की गई कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो लिहाजा मतलब है इसका कोई अल्टरनेट सोल्यूशन निकाला जाए। तो IPPs के साथ मुआहदा हुआ प्राइवेट कंपनियों के साथ। उनका काम ये था कि वो पाकिस्तान के लिए एनर्जी जो है वो मतलब जनरेट करेंगे और उनको हुकूमत जो है वो पे करेगी, यानी खरीदने वाली बात थी। लेकिन नवाज शरीफ के दौर में ऐसा हुआ कि नवाज शरीफ ने उस कंपनियों के साथ इस कदर महंगे अपना एग्रीमेंट किए जिसकी बदौलत जो है वो पाकिस्तान हुकूमत को सब्सिडी के नाम पे भी देना पड़ता था और साथ ही साथ उन कंपनियों को डॉलर की सूरत में रकम पे करना पड़ती थी। अब जाहिर सी बात है कि जब आप डॉलर में रकम पे करते हैं, बिल आप जो है वो वसूल कर रहे हैं रुपए में, और हुकूमत से पेमेंट जो है वो डॉलर में ली जा रही है। अब डॉलर जो है वो मिसाल के तौर पे इस वक्त जो है 167 क्रॉस कर गया। अब मिसाल के तौर पे अगर हुकूमत ने पेमेंट करनी है उन पावर कंपनियों को तो 167 रुपीज़ के हिसाब से करेंगे, ठीक है, जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए वो बहुत बड़ा खसारा था। और इसी वजह से वो गर्दिशी कर्जा जो था वो बढ़ता जाता था, जिसको हम कहते हैं करंट डेफिसिट। ये करंट डेफिसिट जो है ये बढ़ता जा रहा था। गर्दिशी कर्जा जो रूलिंग में होता है, जो कर्जा रूलिंग में होता है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से हुकूमत कभी भी उससे सुरखरू नहीं हो पाती थी। कर्जा वापस करने के बावजूद वो फिर खसारे में रहती थी। अब इस हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, उसकी क़यादत ने जब ये महसूस किया कि ये बड़े महंगे से सौदे किए गए हैं, तो इससे जो तमाम तर फ़ायदा पहुंचाया गया है वो सारे सियासतदानों को पहुंचाया गया है जिनकी अपनी पावर कंपनी से, या सियासतदानों के जो आगे रिश्तेदार हैं या दोस्त अहबाब हैं उनको ये पहुंचाया गया, ठीक है। उस पर फिर हुकूमत ने बड़ा मतलब सख्ती से नोटिस लिया, तमाम लोगों को इकट्ठा किया। कल फिर MOU पे साइन हुए। उसके ऊपर बाकायदा जो वज़ीर आज़म के तवानाई के मुशीर है और अपना कासिम शहजाद और शरीफ शिबली फराज साहब जो सेनेटर है, उन्होंने बाकायदा इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मतलब ये क्योंकि बिजली जो महंगी आपको मिलती रही है आवाम को, वो उसकी बुनियादी वजह जो है वो महंगे और गलत मुआहदे थे जिनकी वजह से आज तक कौम जो है वो भुगत रही है। अब इन्होंने क्या किया, जो MOU साइन किया उसमें ये किया है कि डॉलर को 147 रुपए पे फिक्स कर दिया। अच्छा, चाहे जितने भी 146 रुपए, जितना भी महंगा हो सस्ता, जितना भी महंगा हो जितना भी सस्ता हो, ये 146 रुपए। अब उसके यूनिट का जो चार्जेस थे, जो कि मतलब टैरिफ के मुताबिक 100 यूनिट के ऊपर बढ़ाया जाता था, 200 पे बढ़ाया जाता था, 300 पे टैरिफ चेंज होता, हर 100 के बाद टैरिफ चेंज हो जाता था। तो उन्होंने अब वो फ्लैट रेट लाने की कोशिश करने की कोशिश की है कि इसको एक फिक्स मतलब कर दिया जाए जो कि 14 रुपये। अच्छा, चलिए। तो उससे बहरहाल ये इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है, लेकिन आप इसको ये कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत कर खुश आएंगे, ये खुश आएगा शुरुआत कर दी गई है। तो इम्कान है कि आने वाले चंद दिनों के बाद या आने वाले चंद महीनों के बाद लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और दूसरी तरफ बड़ी हैरान कुन बात है कि तहरीक इंसाफ का ही आदमी जो कि मशीर तिजारत है, अच्छा, मौजूदा हुकूमत के अब्दुल रज़ाक दाऊद वो फरमाते हैं कि ये बिजली की फराहमी का जो सेहरा है वो नवाज शरीफ पर है। अच्छा जी, वो ये फरमाते हैं कि जो बिजली के जो पाकिस्तान के अंदर बिजली का बहरान था उसको ख़त्म करने में नवाज शरीफ का बहुत बड़ा किरदार है। वो क्यों है? उसकी वजह ये है कि नवाज शरीफ ने उनको
जो उनकी अपनी पावर कंपनी है उनको ठेका दिया हुआ है ये बात है। तो आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान के अंदर हमारे साथ इस 22 करोड़ आवाम के साथ ये सियासतदान किस तरह खेल खेलते हैं। वो पंजाबी में कहते हैं साडियां जुतियां तो साडा ही से। तो बात ये है कि पैसा भी हमारा होता है। अच्छा, अब इसमें एक और मसला है। इसमें एक मसला ये है कि अगर मिसाल के तौर पे ये हुकूमत 5 साल पूरे करने के बाद चली जाती है तो आने वाली हुकूमत क्या करेगी? क्या वो इस टैरिफ पे या इस मुआहदे पे अमल दरामद करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी? यकीनन उनके भी अपने इंटरेस्ट होंगे। चलो इस वक्त तमाम अपोजिशन जमातों का भी मुतफिका मतलब ये ख्याल है और आम लोगों का भी ये ख्याल है कि कबीना गलत हो सकती है लेकिन इमरान खान गलत नहीं है। इमरान खान करप्ट नहीं है, ये तो बात तय है। ये पाकिस्तान के अवाम भी जानते हैं और आलमी दुनिया भी जानती है कि इमरान खान बजाते खुद करप्ट नहीं है। करप्ट लोग उनके साथ मौजूद है, के जो अवाम है, बिल्कुल। तो दूसरी बात ये है कि ये जो पावर कंपनियां हैं ये जैसे पहले एवरेज के नाम पे बिल डालते रहे हैं, इसी तरह मतलब इनसे क्या तवक्को की जा सकती है कि ये आइंदा इस तरह के बिल नहीं डालेंगे? यही बिल्कुल इसी टॉपिक से सवाल पूछना चाहती हूँ साहब आपसे, क्या हुकूमत निजी पावर कंपनियों से अमल दरामद करवा पाएगी? हकीकत ये लगता है वैसे आपको? नहीं, बिल्कुल करवा पाएगी। ये इसके लिए बहुत सख्त नोटिस लेना पड़ेगा। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ये चाहिए कि इसके मामले में कतई कोई रायत ना करें। अच्छा। हाँ, बिल्कुल कतई कोई रायत ना करें और इसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए। जो भी कंपनी अगर अपने इस वायदे पे अमल दरामद नहीं करती उसके तमाम ड्यूज जो है वो रोक दिए जाए और उनका लाइसेंस खत्म किया जाए, वरना पाकिस्तान के अंदर अवाम का और पाकिस्तान का सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। जब तक पाकिस्तान के अंदर ये करप्ट माफिया खा वो किसी भी शोबे में मौजूद है, वो हमारे अंदर मौजूद है या दीगर शोबों में मौजूद है, जब तक इस पाकिस्तान के अंदर करप्ट माफिया खत्म नहीं हो सकता, अकरवा परवरी खत्म नहीं हो सकती, रिश्वत और सफारिश खत्म नहीं हो सकती, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। हर तरीके से। तो अब ये देखिए कि कोरोना की वजह से जिस कदर लोगों को परेशानी का सामना है, लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, लोगों के घरों में भूख नाच रही है और ऐसे में 18-20 हज़ार रुपया बगैर रीडिंग के बिजली के बिल लाना, क्या इस कौम के साथ हमदर्दी है? कतई नहीं। ये लोग इंसानियत से आरी हो चुके हैं, इनके अंदर से इंसानियत मर चुकी है। अब क्या कहूँ मैं इन लोगों को? मेरे नजदीक तो ये इंसान कहलाने के काबिल नहीं जिनको इन हालात में कि जब 6 महीने से कौम जो है कसम कुर्सी की जिंदगी गुजार रही है और ऐसे में उनके साथ इस कदर ज्यादती, जबकि हुकूमत का भी ये ऐलान है कि इस दौरान जो है इनको रिलीफ बिल दिया जाए। बेशक आप बाद में जब हालात साजगार हों, नॉर्मल हों, लोग कमाने लगें तो बेशक आप उनके साथ थोड़ा थोड़ा इजाफा करके उनको ले लीजिए, लेकिन सरे दस्त मतलब। लेकिन एक पूरे पाकिस्तान में कराची ऐसा बदनसीब शहर है इस हवाले से कि यहाँ के इलेक्ट्रिक ने आज तक आपको रिलीफ नहीं दिया, जबकि पूरे पाकिस्तान में इंक्लूडिंग कराची को निकाल दें, आप सुबह सिंध से बाहर कर दें इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे, पूरे सिंध में भी आपको रिलीफ पैकेज के बिल आ रहे हैं। लेकिन कराची के अंदर समझ नहीं आती कि रात लोग जब सोते हैं तो सुबह उठते हैं तो तकिए के नीचे से पैसे निकलते हैं उनसे। सही कह रहे हैं। क्या वो बाहर जब निकलते हैं तो डस्टबिन में पड़े मिलते हैं उनको पैसे? मुझे हैरानगी इस बात की होती है कि आखिर इन हमारे हुक्मरानों को होश के नाखून कब आएंगे और कब होश के नाखून लेने नहीं चाहिए। इनके होश के नाखून है ही नहीं। एक होता है होश के नाखून लो, होंगे तो लेंगे ना। हाँ, तो है ही नहीं, इनके होश के नाखून है ही नहीं।
जैसे एक बंदे के जब इंसान का जब पैदा होता है तो इंसान के बचपन में 6-7 साल की उम्र में दांत निकलने शुरू होते हैं, फिर दोबारा पैदा होते हैं। तो टोटल दांत जो होते हैं 32 होते हैं इंसान के मुंह में, लेकिन वो किसी किसी खुश नसीब के होते हैं। आमतौर पे 28 होते हैं या 30 होते हैं। अच्छा। तो 32 दांत जो है वो किसी किसी के होते हैं। जिस तरह किसके होते होंगे चलिए आप डिस्कस जरूर करें। तो ये माशाल्लाह ये बिल्कुल ऐसे ही है इनके जिस तरह उनके 32 दांत नहीं ना निकले, इसी तरह इनके होश के नाखून नहीं निकले। इन दोनों को निकालने के लिए अशद जरूरत है, और उसके लिए हमें ईमानदार, नेक, पाक सीरत होने की जरूरत है। हमें दुनिया को छोड़ के दीन का रास्ता अपनाना होगा। जब तक हम दीन, क्योंकि ये पाकिस्तान आजकल अगस्त का महीना है, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, 2 दिन पहले हमने जश्न आज़ादी का जश्न मनाया है। तो क्योंकि जिस कलमे की बुनियाद पे हमने पाकिस्तान, हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाया, जिस तरह कुर्बानियाँ उन्होंने दी, हमने उनकी कुर्बानियों को मैं समझता हूँ कि रायगा जाने दिया। हमने उनके असलाफ पे अपने असलाफ की कुर्बानियों को नज़रअंदाज कर दिया। हमने उनकी जो फलसफा हमें पाकिस्तान की तरक्की और सालमियत और बका का दिया था, उस पर हमने अमल नहीं किया। हमें उस पर अमल करने की ज़रूरत है, वरना हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम मज़ीद मुश्किलात का शिकार होंगे, और मुश्किलात जो हैं वो किसी भी सूरत में आ सकती हैं, वो दुआ की सूरत में भी आ सकती हैं, और किसी और तरीके से। आपको पता है कि फरवरी में एक वाक़या हुआ था, ख़वातीन का दिन मनाया था जी। तो कहा था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी महीने में 26 तारीख से कोरोना ले आया। तो अब अगर हमने इसी तरह इसी डगर पे हम चलते रहे तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ी ज़ात है, तो कुछ भी कर सकता है। और माजी लाखों करोड़ों साल से ये दुनिया बनी है, और कौमें जो हैं वो किसी न किसी अजाब से दो चार हुई हैं, तबाह हुई हैं। लेकिन ये खुशकिस्मत कौम है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब किबरिया अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, जिससे उन्होंने वादा फरमाया था कि ऐ मेरे हबीब, मैं तुम्हारी उम्मत को दुनिया में किसी ऐसे अज़ाब में मुब्तला नहीं करूँगा जो इबरत का निशान बन जाए। वरना हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जो चीज़ें उन तमाम अक़वाम में मौजूद थी वो बदर्जा उत्तम मुसलमानों में मौजूद है। बहुत खूबसूरत इस्लाम की रोशनी में भी उन्होंने बताया कि किस तरह हमारे कुरान को होना चाहिए, और वाकई इस तरह होना चाहिए। और इसके साथ ही हमारे स्टूडियो में एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हो जाता है। मिलते हैं छोटे से वक्त।
नहीं, और आपको पता है कि अभी हम बिजली के हवाले से बात कर रहे थे, मगर मैं ये चाहती हूँ कि बिजली, जहाँ हम इश्यूज पे बात करते हैं, वहाँ बिजली के साथ साथ चोरी दामन का जो साथ होता है वो पानी ज़रूर है। मैं साजिद साहब आप हमारे साथ हैं और मैं चाहती हूँ कि इससे आवाम मुस्तफ़ीद हूँ। मेरे जहन में अभी इस वक्त एक सवाल ये आ रहा है कि बारिश अल्लाह पाक की रहमत है, और अभी बारिश की पेशन गोई भी, और पिछले हफ्ते भी बड़ी तेज़ बारिश हुई है और हो रही है मुस्तकिल, अभी भी बारिश की पेशन गोई है। अगर हुकूमत अपने तौर पे पानी को सेव करने के लिए, महफूज करने के लिए बड़े बड़े टैंक्स बना दे, जिस तरह डैम होते हैं, वक्ती तौर पे कभी बारिश हो तो पानी सेव हो जाए, हम जैसे अपने घर के ड्रम में भी अगर रखते हैं कोई ऐसे बर्तन तो वो भी भर जाते हैं, अगर वो इस तरह बड़े बड़े डैम के अलावा टैंक्स भी बना दे तो क्या ये पानी सेव करने के लिए बहुत बेहतरीन नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल बजा, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। दर हकीकत मैं जो समझ पाया हूँ अपनी जितनी भी ज़िंदगी मैंने गुजारी है, क्योंकि मेरी पाकिस्तान के बनने के बाद कोई तकरीबन 8 साल बाद मेरा ख्याल में शायद पैदा हुआ था। तो ज़ाहिर होश तो इंसान को तकरीबन मैट्रिक के बाद ही आती है, तो उस वक्त मेरा होश आ चुका था। तो 65 की बार भी मैंने देखी है अपनी आंखों से, तो उस वक्त बड़ा जज्बा था। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो तकरीबन 4-5 दहाइयों से हमने पाकिस्तान को ओन करना छोड़ दिया। हमने पाकिस्तान को आज तक मतलब समझा ही नहीं है कि पाकिस्तान हमारा है, हमारा घर है, हमारा वतन है, हमें इसकी हिफाजत करनी है। जहाँ तक आप बानी की बात कर रही हैं, आपने देखे काश्तकार को देखा, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जी जी, आप देहातों में जाएं, आप काश्तकार को देखें, उन्होंने फार्मिंग की हुई है फिश की। बिल्कुल बिल्कुल। और फिश की फार्मिंग के लिए बाकायदा वो अपना हाउस बनाते हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ 10 एकड़ में, उसमें मतलब डीप होती है, मतलब 4-5 फुट गहरा करके उसके अंदर पानी जो है स्टोर करके उसमें फिशिंग होती है, मतलब उसमें फिश पाली जाती है। ठीक है, फार्म की जो फार्म होते हैं, फिश फार्म। तो क्या हुकूमत जिसके इतने सारे वसाइल हैं, क्या वो छोटे छोटे मतलब ऐसे डैम बनाए कि क्या उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, उससे एनर्जी नहीं हासिल कर सकते? अब मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा की बात बताता हूँ। आपने शायद खैबर पख्तूनख्वा आपका जाने का इत्तेफाक हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मैंने पूरा खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली इलाका जात देखा है। खैबर पख्तूनख्वा में अल्लाह तबारक व तआला ने झरने रखे हुए हैं, आबशारें हैं, जो ऊंचाई से पानी आ रहा होता है वो एक जगह पे मतलब जमा होता है। वहाँ पे लोगों ने टरबाइनें लगाई हैं। अच्छा। आपने याद होगा, अगर आपने फिल्म देखी है शाहरुख खान की सवादेश, वो इंजीनियर होता है नासा में अमेरिका में, तो वो अपने गांव में आता है। तो अपने गांव में जब आता है तो उसकी दादी होती है, बाप, वहाँ सब कुछ फौत हो चुके होते हैं। तो मालिया लेने के लिए अपने काश्तकारों से उसकी दादी पैसे मतलब लेने बेचती है। तो वहाँ जाता है तो देखता है कि यहाँ तो मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई निज़ाम ही नहीं है। तो वो बजाय इसके कि वो वहाँ कुछ ले के आने के, वो उनको दे के आ जाता है। साथ ही साथ वो क्या करता है कि वो महसूस करता है कि मैं इंजीनियर हूँ, मुझे ज़रूरत है यहाँ पे, मैं जाके अमेरिका में नासा में काम कर रहा हूँ। तो वो क्या करता है कि वहाँ पे आके वो अपना पैसा खर्च करता है, एक उसको टीचर मिल जाती है वहाँ पे, तो वो बकायदा मार्केट जाता है, वो टरबाइन खरीदता है, मोटर खरीदता है, सारा कुछ लेके वो बाहर से गाड़ी लेके आता है, जो मतलब एक लग्जरी गाड़ी होती है, जो एक मतलब बिल्कुल हाउस जैसी होती है, घर जैसी, होम जैसी होती है, जिसमें बेड भी होता है, फ्रिज भी लगी होती है। ये अगर आपको इत्तेफाक हुआ हो यूरोप जाने का, तो यूरोप में ऐसी गाड़ियाँ लोगों ने बनाई होती हैं अपना टूरिज्म के लिए।
وہ جاتے ہیں باہر ویکینڈ پہ سیر سپاٹا کرنے کے, پوری فیملی چلی جاتی ہے. تو وہ باقاعدہ وہ لے کے آتا ہے اور پھر وہ ایکسپیریمنٹ کرتا ہے اور ایک جگہ پہ ہاؤس بنواتا ہے لوگوں کے سے مل جل کے, سارا گاؤں اکٹھے ہو کے وہ ہاؤس بناتے ہیں. پھر وہ اپنا جو مارکیٹ سے سامان خرید کے لاتا ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے, اور اس کو جب وہ ٹربائن چلتی ہے تو ٹربائن سے مطلب لائٹ آ جاتی ہے پورے گاؤں میں. کیا تو اسی طرح وہ ٹربائن, میرا مطلب فلم کا حوالہ اس لیے میں نے دیا کہ جن لوگوں کو سمجھ نہ آئی یا جن لوگوں کو یہ خیبر پختونخوا بہت بڑا لیسن ہے, مطلب آپ کے خیبر پختونخوا کے بارے میں نہیں جانتے, جو نہیں گئے ہوئے, تو ان کو یہ پتہ چل جائے کہ وہاں پہ لوگوں نے اپنی وہ ٹربائن لگا کے اپنے اپنے انڈیویجول گھروں میں مطلب وہ بجلی حاصل کی ہوئی, یعنی دو چار گھر جو اکٹھے کیے ہوئے ہیں تو وہاں پہ وہ ٹربائن لگائی ہے. یہ میں نے جگہ جگہ دیکھی ہے, میں نے بحرین میں بھی دیکھی ہے, کلاق میں بھی دیکھی ہے, کلام میں بھی دیکھی ہے, حنزہ میں بھی دیکھی ہے. یعنی اگر ہم ملک اپنا پٹریاٹا چلے جائیں وہاں بھی میں دیکھتی ہیں. تو گویا مطلب اگر پھر اس کے بعد ایبٹ آباد سائڈ پہ بھی ہم چلے جاتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہیں, کمان نران, یہ ساری جگہوں پہ آپ کو مطلب جگہ جگہ جو ہے وہ ٹربائنیں نظر آتی ہیں. تو اسی طرح کا اگر سسٹم جگہ جگہ پہ اگر ہم ہماری حکومت جو ہے یا ہماری وزارت پانی اور بجلی اگر اس طرح کا کوئی سسٹم کر لے تو میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بجلی کی ضرورت کو پورا نہ کر سکیں. جی بالکل, ساجد صاحب نے بالکل ابھی ٹھیک حوالہ دیا ہے فلم کا. تو میں یہ کہوں گی کہ فلم صرف انجوائمنٹ کے لیے نہیں کہ آپ دیکھیں اور انجوائے کریں, اس سے آپ سیکھیں, اس کو دیکھیں, اور بہت سبق آموز کہانی ہوتی ہے اس پہ, اور اس پہ سیکھ کر ہمارے وہ تو اپنے گاؤں کو اس نے روشن کر دیا تھا, آپ اپنے کراچی جیسے شہر کو, ہمارے کراچی میں بھی بہت بڑے بڑے انجینئر ہیں جو باہر سے پڑھ کر آتے ہیں, جو یہاں سے پڑھ کر باہر جاتے ہیں. تو ہمارے کراچی کو, ہمارے پاکستان کو ایسے انجینئر, ایسے ڈاکٹرس کی ضرورت ہے. تو پلیز آپ اپنے پاکستان کو لک آفٹر کریں اور دیکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات کہنا چاہوں گی, ایک سوال میرے ذہن میں ہے, کتنے فیصد تک آپ اس سے متفق ہیں ساجد صاحب کہ حکومت نے کراچی کو تباہ بالکل ساجد صاحب ایک سوال میرے ذہن میں یہ ہے کہ حکومت نے کراچی کو بالکل تباہ لاوارث چھوڑ دیا, اس سے آپ کتنی فیصد تک متفق ہیں؟ میرے ناظرین کو بتائیں, 100%, 100 میں سے 100, 200, یا بالکل ہاں بھائی بالکل صحیح ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کا سوال ہے یا کسی نے کہا ہے کہ یہ حکومت نے اس کو تباہ و برباد کر دیا؟ یہ میرا خیال ہے میئر کراچی وسیم اختر صاحب کا سوال ہے. ہاں جی بالکل, آپ نے بالکل صحیح پہچانا. تو مجھے حیرانگی اس بات کی ہو رہی ہے کہ وسیم اختر صاحب گزشتہ 4 سال سے میئر ہیں, اور اس سے پہلے بھی MQM کی میئرشپ رہی ہے, خواہ وہ مصطفیٰ کمال کی صورت میں ہو یا کسی اور کی صورت میں ہو, لیکن چونکہ MQM کی رہی ہے. اور ویسے بھی گزشتہ 35-40 سال سے MQM کراچی کا, کراچی میں خاص طور پہ, سندھ کے اندر خاص طور پہ کہیں نہ کہیں حکومت کا حصہ ضرور ہے, یہ اہم ووٹوں پہ رہی ہے. یہاں تک کہ وسیم اختر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت میں وزیر داخلہ بھی سندھ میں رہ چکے ہیں. تو مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کی جو بات کر رہے ہیں آپ اس وقت بات کر رہے ہیں جب مطلب ہے آپ گھر جانے والے ہیں. صحیح بات ہے, آپ گھر جانے والے ہیں, اور آپ یہ بات سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نوٹس لیں, جبکہ سپریم کورٹ آپ کو کہہ رہی ہے کہ ہماری آپ جان چھوڑ. جب آپ نے کچھ کرنا نہیں ہے, آپ کو 4 سال بعد یاد آیا کہ حکومت, چلو مان لیا کہ حکومت سندھ آپ کو فنڈز نہیں دیتی, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلدیاتی نظام کے تحت جو آپ کو فنڈز دیے جاتے ہیں وہ کہاں ہے؟ کہیں نہ کہیں تو اس کا استعمال کیا ہوگا نا آپ نے. کوئی ایک پروجیکٹ آپ دکھا دیں. آپ بات کر رہے ہیں سیوریج سسٹم کی, آپ بات کر رہے ہیں پانی کے نظام کی, آپ بات کر رہے ہیں ہاسپٹلوں کی, اور آپ کہتے ہیں کہ میرے پاؤں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو بھائی آپ نے تو کبھی کسی ٹی وی چینل پہ نہیں دیکھا کہ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں یا پاؤں بندھے ہوئے ہوں.
आप तो खुले आप घूम रहे फिर रहे होते हैं, मीडिया से बात दिमाग बने हुए लोगों के हाँ जी। साथ बात ये है कि भाई आपको काम करने से किसने रोका है? सही। जो आपके पास वसाइल, चलो मान लिया कि आपके पास महदूद वसाइल है, उस महदूद वसाइल में तो आप कुछ करें, कुछ तो करें। लेकिन ये सारे का सारा इल्जाम महज हुकूमत सिंध को दे देना ये किसी सूरत मुनासिब नहीं है। सही। और फिर दूसरी बात ये है कि अगर हुकूमत सिंध ये कहे कि हमें वफाक का पैसा नहीं दे रहा, तो ये उनको भी सोचना चाहिए कि जो उनका हक बनता है, जो नेशनल फाइनेंस कमीशन जो होता है, जो वफाक से तमाम सूबों को मिलता है, वो तो बाकायदगी से मिल रहा है। जब सबको मिल रहा है, हाँ उसमें ये जरूर हो सकता है कि वफाक ने आपको कम दिया हो, ठीक, आपको मिसाल के तौर पर 100 अरब चाहिए, आपको एक किस्त में उन्होंने 50 अरब दे दिया, 25 अरब दे दिया, बाकी पेंडिंग है। लेकिन जो आपको मिला उसमें तो आप कम से कम कुछ ना कुछ कर सकते हैं ना। बिल्कुल। हमें ये होता है कि हमारी ये कोशिश होती है कि हम ये कहते हैं कि हमें सारी की सारी पहले रकम मिल जाए, उसके बाद फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे कि कहाँ करना। अब ये है कि हर चीज़ की पहले फेजिबिलिटी बनती है, उसकी फिर इसकी टेंडरिंग होती है, फिर उसकी मतलब एलोकेशन होती है फंड्स की, उसके बाद फिर उसको यूटिलाइज किया जाता है, सारा कुछ वो सारा P1 बनता है, बहुत सारे इसके प्रोसेस होते हैं। वो आप अपने प्रोसेस भी पेपर वर्क भी नजर नहीं आ रहा। कराची के अंदर जो है वो किसी चीज़ का पेपर बने करे। अभी पिछले दिनों आपको याद होगा कि मैंने वाटर बोर्ड पे एक प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम में मतलब मैंने क्या चीज़ नहीं निशानदेही की कि यानी उनका मकसद यह है, एक डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो ये कह रहा है कि मैं भाई अपना फंड से पैसे खर्च करने को तैयार हूँ, लेकिन लुक आफ्टर मैं आपको नहीं करने दूंगा। लुक आफ्टर मेरा आदमी करेगा कि क्या पैसे जायज खर्च हो रहे हैं या नाजायज खर्च हो रहे हैं। वो काम 2.5 साल से हो नहीं पाया। तो बात ये है कि असल वजह ये है कि हम कहते हैं कि हमें सारे पैसे मिल जाए, उसके बाद फिर हम काम शुरू करें। और जहाँ तक बात की अपना इतराज़ात की है, हो सकता है उनके दुरुस्त हों। उन्होंने कहा है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो मेरी पिटीशन का नोटिस ले, तो अब वो पिटीशन का नोटिस क्या ले? अब वो सुप्रीम कोर्ट तो काफ़ी अरसे से लगी हुई है, वो 4-5 साल से। आपको याद होगा कि पहले जब यहाँ पे पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस को अपना खोसा साहब थे, सईद खोसा साहब, वो भी लगे रहे। उसके बाद फिर जनाब दूसरे अपना हमारे जो चीफ जस्टिस आए उनके बाद फिर वो अब ये जस्टिस गुलजार साहब का चूँकि ताल्लुक भी कराची से, अब उनको हर चीज़ नज़र आ रही होती है क्योंकि उन्होंने हर वीकेंड पे अपना घर आना होता है, उनको पता है कि कराची के क्या मसाइल है जी। तो वो अब जब बात करते हैं तो वो भी इनको चुभती है, सिंध गवर्नमेंट को भी चुभती है और सिटी गवर्नमेंट को भी चुभती है। तो बात ये है कि सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की ज़रूरत है। ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, पूरी कौम की जिम्मेदारी है, पूरे अदारों की जिम्मेदारी है। ये पाकिस्तान हमारा घर है। आप सिर्फ अपने घर की चार दीवारी जिसमें आप रात को सोने जाते हैं वो सिर्फ आपका घर नहीं है, वो उस घर का वजूद भी इस पाकिस्तान से है। अगर पाकिस्तान नहीं है तो उस घर की भी कोई हैसियत नहीं है। तो बात कही है साजिद साहब ने कि वाकई अपनी जिम्मेदारी को आप पहचानें और अपनी जिम्मेदारी मतलब उसको पूरा करें आप। अब एक घर है, उसकी भी जिम्मेदारी कोई एक फर्द नहीं उठाता, या एक स्कूल को अगर आप ले लें, अब आप एक स्कूल, अब एक प्रिंसिपल है वो मैथ्स भी पढ़ाए, इंग्लिश भी पढ़ाए, बायोलॉजी भी पढ़ाए, फिर अपने मैनेजमेंट भी देखिए, मार्केटिंग भी देखिए, तो वो स्कूल बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसी तरह ये पाकिस्तान एक हमारी एक इदारे की तरह है, इसको चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है और सब अपनी अपनी जिम्मेदारी का बरवक्त तरीके से इसको अंजाम दें। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों में बहुत ज़्यादा आगे होगा इंशाअल्लाह। ये हमारी दुआ है और बहुत अच्छी बात की ये बिजली पानी हर चीज़ को हमने डिस्कस किया है। और इस दुआ या कलमात के साथ आज मैं इख्तिताम करूँगी कि अल्लाह पाक इस पाकिस्तान में जो भी आए, जो भी हुकूमत हो, वो पाकिस्तान को बहुत ऊंचा नाम दे, बहुत अच्छा उसका काम का बरवक्त हो, उसके लोग इतने अच्छे हो कि हमारे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा रोशन करे, नाम रोशन हो इसका बहुत तमाम ममालिक में।
اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. نیکسٹ پروگرام کسی اچھے نیکسٹ کرنٹ ایشو کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اور ساجد بھائی صاحب کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے گا 99. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.